लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोकसभा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुकी और आप लोग भी जानते हैं कि भारत में संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था को हमने क्या किया था, याद होगा आपको कि 3 विभागों में बांटा था, कार्यपालिका और बताइए कार्यपालिका, इसके बाद व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका के अंतर्गत हमने पुनः 3 भाग किए थे, यानी संसद का गठन। तो संसद के गठन में राष्ट्रपति और लोकसभा तथा राज्यसभा। याद आया आपको? तो इस प्रकार क्या था, संसद के गठन में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और मैंने आपको कहा था कि लोकसभा को हम फिर आगे पढ़ेंगे, तो आज वही मौका है, आज हम लोकसभा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अब आगे आता है लोकसभा को कितने नामों से जाना जाता है। तो लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। निम्न सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसी और को उच्च सदन कहा जाता है। तो आप शायद जानते ही होंगे कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। उसको उच्च सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होते हैं। और लोकसभा को निम्न सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। फिर इस लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अस्थायी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लोकसभा है यह लगभग हर 5 वर्ष में फिर से चुनाव होता है, तो कोई नई सरकार आती है, अतः 5 साल तक इसका कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा निश्चित रूप से स्थायी सदन है, क्योंकि यहाँ पर यह कभी भी खाली नहीं होता। यहाँ के जो मेंबर्स हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर दूसरे वर्ष 1/3 हट जाते हैं, तो उसे स्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यह क्या हो गया, अस्थायी सदन। फिर इसे लोक सदन भी कहा जाता है। लोक सदन क्यों कहता है? जाहिर है कि यहाँ पर जो मेंबर आते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इसे लोक सदन कहा जाता है। और इसे लोकप्रिय सदन भी इसीलिए कहते हैं कि यहाँ जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को भेजती है, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं। तो इस प्रकार आपको लोकसभा के बारे में इतनी जानकारी हो गई कि इसके इतने नाम क्यों हैं। ठीक है, अब आगे लोकसभा में सदस्य संख्या। तो लोकसभा में जो सदस्य संख्या है इसमें 550 मैक्सिमम है, अधिकतम 550, पर वर्तमान में हमारे देश में 545 सीट पर मेंबर्स हैं। और इन 545 को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 एंग्लो इंडियन और 543 बाकी के। तो ये 2 एंग्लो इंडियन क्या हैं? ये 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वो कहाँ किए जाते हैं? राज्यसभा में। और ये 2 जो सदस्य हैं एंग्लो इंडियन, यह भी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं एंग्लो इंडियन के रूप में। एंग्लो इंडियन यानी वे अंग्रेज जिन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है। परंतु अब ऐसा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 104वें संशोधन में ऐसा कहा है कि यह जो 2 मनोनयन होते हैं ये अब नहीं होंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये जो 543 हैं, तो ये 543 क्या है? इसमें 530 जो मेंबर्स है वो राज्य के द्वारा आते हैं और 20 सीट केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई है, परंतु उसमें से केवल 13 सीटों पर 13 ही सीटें भरी हैं। तो इस प्रकार टोटल संख्या क्या हो गई? 543। 543 ये 2 ये टोटल हो गई 545। फिलहाल 545 हमारे यहाँ मेंबर्स हैं। अब आते हैं कि चयन प्रक्रिया, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए चयन प्रक्रिया क्या होती है। तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वयस्क मताधिकार आपने पढ़ा है। तो इसमें पहला क्या हो गया कि जनता के द्वारा इनका चयन होता है, और वो किस तरीके से होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक अर्थ क्या हुआ? सबके लिए, अर्थात इसमें जाति, धर्म, लिंग, भाषा नहीं देखी जाती। समस्त भारतीय जो वयस्क हैं यानी 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुके हैं वह इनका चयन कर सकते हैं। और इसके बाद एक और बात है, इसमें कहा है कि इनका चयन कैसे होता है।
तो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में उम्मीदवार एक स्थान पर से कई खड़े हुए, तो इनमें जिसने सबसे अधिक वोट प्राप्त किए वही विजयी होता है। इसको ऐसा कहा जाता है, पहले आओ सब कुछ ले जाओ। इसका अर्थ क्या हुआ कि और कुछ ऐसे इलेक्शंस होते हैं जिसमें कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, तो इसमें 50% वोट लाएं तब चुनाव संभव है, तो इसमें ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए 100 लोगों ने वोट डाला और इनमें क्रमशः जैसे 100 लोगों ने डाला वे वोट, और किसी को हाईएस्ट 35, किसी को 17, किसी को 5 ऐसे मिले, तो विजयी कौन होगा? जिसने 35 लाया। ठीक है, तो इस प्रकार जिसने अधिकतम वोट लाया वह क्या हो जाएगा? विजयी हो जाएगा। ये हो गया। अब इनके सदस्यों की योग्यता क्या है, ये एक मुख्य बिंदु है। इसके बारे में भी आप जानते हैं, ये बहुत सरल है। क्या कि वह भारत का नागरिक हो और उसने 25 वर्ष उम्र प्राप्त कर ली है। 25 वर्ष उम्र इसने प्राप्त कर ली है, तो वो हो गया। तीसरा, वो पागल या दिवालिया ना हो। चौथा, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का अर्थ क्या हुआ कि वह कोई सरकारी नौकरी भी कर रहा है और इस पद पर भी आ गया, तो इस प्रकार यह संभव नहीं है। अगर उसको यहाँ आना है तो ऐसी स्थिति में उसको वह उस नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ेगा। और इसके अलावा इनका कार्यकाल क्या होता है? इनके कार्यकाल में आमतौर पर जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, पर देखा जाता है कि जैसे ही 5वां वर्ष होता है और अंत में पूर्ण 5वां वर्ष नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए कि कोई 25 जनवरी को शपथ ली गई होगी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और उसके 5 साल बाद उसी 25 तारीख को ही यह भंग हो, ऐसा नहीं होता, उसके समय के पूर्व भी हो जाता है। तो इस प्रकार आमतौर पर इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु दूसरी स्थितियों में यदि हम देखें तो इनका कार्यकाल का कोई अवधि नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने जानते होंगे कि 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बनी जो सरकार थी वो मात्र 13 दिन में ही गिर गई थी। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे कम अवधि हो गई है ऐसी बढ़ भी जाती है। बढ़ कैसे जाती है? आपातकाल की स्थिति में। तो आपातकाल कितने प्रकार का होता है? आपातकाल 3 प्रकार का होता है, राष्ट्रीय, वित्तीय और राष्ट्रपति शासन। तो इसमें यदि कोई एक होता है तो ऐसी स्थिति में हमारे संविधान ने इसमें यह निर्णय लिया कि 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। अब वो 1 वर्ष पूरा होने के बाद भी यदि आपात स्थिति समाप्त नहीं होती तो पुनः 1 वर्ष बढ़ा दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये एक वर्ष बढ़ाया जाता है, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है कि बस 1 बार या 2 बार या 3 बार ही बढ़ाया जा सकता है। जैसी आपात स्थिति होगी वैसा इसको बढ़ाया जा सकता है। और इसके अलावा एक और बात बताना चाहूँगी कि जब इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो 42वें संशोधन के समय उन्होंने लोकसभा के कार्यकाल को ही बदल दिया था, अर्थात 5 वर्ष की जगह उन्होंने 6 वर्ष कर दिया। फिर अगली बार जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो वो जब 44वां संशोधन 1978 में हुआ तो उन्होंने इस 6 वर्ष को पुनः 5 वर्ष का कर दिया। ठीक है, इतना समझ आया? यानी आपको ये समझ आ गया कि लोकसभा की स्थिति है ना विधायिका में होती है, और दूसरी बात लोकसभा के नाम, लोकसभा में सदस्य संख्या, इनकी चुनाव प्रक्रिया, इनके सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की योग्यता के बारे में एक बात मैंने को कुछ छात्रों ने ऐसे कहा कि एक और अगर हमें अधिकार दिए जाएं कि इनकी योग्यता में कुछ और एक चीज इंक्लूड की जाए तो वो ये है कि इनकी कोई शैक्षणिक योग्यता भी होनी चाहिए। अर्थात चाहे वो पार्षद हो, सरपंच हो या विधायक हो या सांसद हो, कोई भी हो, तो इनकी एक नियत शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों को किसी नौकरी को प्राप्त करने के लिए न केवल योग्यता प्राप्त करनी पड़ती शैक्षणिक, और इसके अलावा भी पता नहीं कितने सारे इंटरव्यूज वगैरह वगैरह होते हैं। तो इनको इतना बड़ा जो पद दिया जा रहा है तो वो बिना शैक्षणिक योग्यता के कैसे हो सकता है? तो इनकी शैक्षणिक योग्यता हो, यानी कि कम से कम ये लॉ किए हों, और जिस प्रकार के कार्य करना है तो इनको विज्ञान, कला, वाणिज्य, इन सब का भी ज्ञान प्राप्त होना चाहिए शैक्षणिक रूप से। शायद ऐसा हो सकता है आने वाले समय में इसको हमारी बात को मान लिया जाए तो शायद और भी अच्छा रंग हमको देखने को मिल सकता है। अब हम देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष।
लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है? तो क्या होता है कि जब भी कोई चुनाव संपन्न होता है तो जब उसकी पहली मीटिंग शुरू होती है तो उस मीटिंग में लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ लोकसभा उपाध्यक्ष का भी चुनाव हो जाता है। अब ये लोकसभा अध्यक्ष का क्या कार्य होता है, क्यों चुना जाता है? तो इनके कुछ दायित्व होते हैं। कौन सा दायित्व होता है कि सबसे पहले लोकसभा में जो विधेयक पारित किए जाते हैं, तो विधेयक कौन कौन से होते हैं? सामान्य और धन विधेयक। तो कोई विधेयक धन विधेयक है यह कौन बताते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को इसका अधिकार है कि कोई विधेयक धन विधेयक है यह घोषित करना लोकसभा अध्यक्ष का काम है। दूसरी बात, जब कोई संयुक्त अधिवेशन होते हैं, संयुक्त अधिवेशन निश्चित रूप से किसी विशेष पर्पस से होते हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठक, तो इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वह भी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तीसरी बात, जब बैठक होती है तो बैठक के दौरान सदस्यों को भाषण देने का जो काम है, मतलब भाषण देने के लिए उनको खड़ा करने का, तो यह काम भी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। साथ ही इनके बोलने का क्रम भी निर्धारित करने का काम लोकसभा अध्यक्ष का रहता है। और इसके अलावा जब कभी किसी विषय पर कोई विधेयक पारित किया गया या वोटिंग की गई और ये वोटिंग इस प्रकार की हुई कि 50-50 का मामला हो गया, मतलब 50 पक्ष में 50 विपक्ष में, तो ऐसी स्थिति में निर्णय करना है तो वो जो निर्णायक मत होता है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अब इनको पद से हटाना, इनको पद से हटाने के लिए पहली प्रोसेस क्या होती है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष को हटना होता है तो वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे देते हैं, और यदि उपाध्यक्ष को हटना होता है तो वो लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। यह प्रक्रिया वैसी ही है जैसे राष्ट्रपति को यदि हटना होता है तो वो अपने त्यागपत्र को उपराष्ट्रपति को दे देते हैं, और उपराष्ट्रपति को यदि हटना है तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे देते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों बातें आपको याद रखनी चाहिए। पर यदि इनको पद से हटाना है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है और फिर इन्हें पद से हटाया जाता है। आपको पता ही होगा अभी हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला जी हैं, और उपाध्यक्ष का पद अभी हमारा खाली है। अब बात करती हूँ आरक्षण की। तो जैसे आरक्षण में आपको पता है कि जो मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में हुए, उसी प्रकार लोकसभा में भी, राज्यसभा में तो कोई आरक्षण नहीं है, परंतु यह आरक्षण की बात करें वो मनोनयन की थी। आरक्षण में राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है, पर लोकसभा में अनुसूचित जाति को अनुच्छेद 330 के तहत 84 सीटें दी गई है, और अनुसूचित जनजाति को अनुच्छेद 330 के ही तहत 47 सीटें दी गई है। ठीक है, और इसी प्रकार अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियन को जो 2 सीटें दी गई है उसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि इसको समाप्त किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाली बात लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आपको पता हो गई होगी। इसको ध्यान रखना, यह क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष के या तो शॉर्ट नोट आ गया या उनकी शक्तियों के बारे में पूछा जा सकता है। अब आता है लोकसभा की, हम कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो लोकसभा की क्या विशेषताएं जो इसे राज्यसभा से थोड़ा अलग बताती है, यानी कि अगर हम लोकसभा और राज्यसभा में अंतर कर रहे हैं तो हम देखते हैं लोकसभा कुछ विशेष है, और वो विशेष क्यों है? तो देखो, पहला कि सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी क्यों होती है? क्योंकि जो सरकार है उसका बनना ही लोकसभा पर आधारित है, अर्थात जनता पर आधारित है। जनता ही सरकार का निर्माण करती है, सरकार को बनाती है, तो निश्चित रूप से सरकार को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। अब दूसरी बात आती है, सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत आवश्यक है। यह भी बात सही है। लोकसभा का दूसरा महत्व क्या है कि यदि सरकार बनाना है तो लोकसभा में ही उनको बहुमत की आवश्यकता होती है, राज्यसभा में बहुमत का अर्थ नहीं है। और तीसरी बात, यदि जो धन विधेयक है उसको पारित करना है तो धन विधेयक, याद रखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, धन विधेयक पहले लोकसभा में ही पारित होता है और लोकसभा के बाद वह राज्यसभा में जाता है। वहां पर उनको 14 दिनों का समय दिया जाता है, और यदि वो 14 दिनों में भी कोई निर्णय नहीं ले पाते तो ऐसी स्थिति में यह जो धन विधेयक है यह पारित हो जाता है, स्वतः पारित हो जाता है।
तो इस प्रकार धन विधेयक से संबंधित महत्व भी लोकसभा को है। संयुक्त अधिवेशन के लिए जो बिल बना, जैसे संयुक्त अधिवेशन होता है अभी, जैसे मैंने आपको बताया, तो संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक हुई, और ऐसी स्थिति में दोनों के मेंबर की संख्या आप जानते ही हो कि लोकसभा की 545 और राज्यसभा की 245। तो आप बताइए, संख्या ज़्यादा लोकसभा की ही है। यदि कोई विधेयक पारित होना है, यदि कोई प्रस्ताव पारित होना है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से संख्या अधिक किसकी होगी? लोकसभा की, यानी पक्ष में किसके जाएगा? लोकसभा के। तो इस प्रकार संयुक्त अधिवेशन में जो बिल पास करने का मौका रहता है वह लोकसभा को होता है। अब सरकार का अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में ही पारित होता है, अर्थात अगर सरकार गिराना तो ऐसी स्थिति में जो अविश्वास का प्रस्ताव है वह लोकसभा में ही जाता है। तो इस प्रकार यह लोकसभा की इतनी सारी विशेषताएं आपको पता चल गई, यानी अगर आप राज्यसभा से इसको कंपेयर कर रहे हो, एक पढ़ा तो दूसरी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। अब देखते हैं एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग, कि जब इलेक्शन होता है तो आप लोगों ने सुना होगा कि कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ इलेक्शन में और उसकी जमानत की राशि भी जब्त हो गई। तो हो सकता है आप में से किसी को इसका अर्थ न मालूम हो, तो ये जमानत की राशि जब्त होना यानी क्या होता है? एक्चुअली होता क्या है कि इलेक्शन में 1/6 वोट आपको प्राप्त करना होता है। तो जैसे मान लीजिए 480 लोगों ने वोट डाला, तो उसका 1/6 यानी 80, यानी 80 वोट उसको व्यक्ति को प्राप्त करना है। 80 वोट प्राप्त करके वो हारा अवश्य है, परंतु यदि उसने 80 वोट प्राप्त किए तो जो जमानत की राशि है वो उसको मिल जाएगी। परंतु यदि उसको 79 जैसे ही वोट मिले तो ऐसी स्थिति में इसकी जो जमानत की राशि है वो जब्त मानी जाती है। दूसरी बात एक और होती है 1/10 यानी कोरम, इसको हिंदी में बोलते हैं गणपूर्ति। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि क्लास में जो संख्या है, अगर एक ही स्टूडेंट आए कक्षा में तो ऐसी स्थिति में टीचर को पढ़ाने में उतना मजा नहीं आता, कोरम पूरा नहीं होता। और यदि आपकी पूरी संख्या भरी होती है तो दोनों ही पक्ष को मजा आता है पढ़ने और पढ़ाने में। वैसा ही लोकसभा में भी होता है। लोकसभा या कहीं भी देखा जाए तो इसमें 1/10 को ही कोरम पूरा कहते हैं। अब देखिए, जो आप जानते ही हो कि लोकसभा में मेंबर्स की संख्या 545 है, तो इसमें 10 हो गया यानी 54.5, यानी टोटल 55 यदि सदस्य आते हैं लोकसभा के तो कोरम पूरा हो गया। और यदि हम 245 यानी राज्यसभा की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 25 लोगों का आना, सदस्यों का आना जरूरी है। अगर ये इतने लोग ये प्रेजेंट रहते हैं, इसका मतलब गणपूर्ति हो गई, यानी कोरम पूरा हो गया। और यदि कोई प्रस्ताव वगैरह पारित होना है तो वो एक कोरम पूरा होने के कारण पूर्ण हो जाता है, अन्यथा नहीं हो पाएगा क्योंकि कोरम पूरा नहीं है। अब एक और अंतिम सी बात की है, विपक्ष, जैसे कोई एक मेंबर है लोकसभा का या सदस्य है, और जब ये बैठक हो रही है, मान लो ये बैठक 60 दिनों तक चल रही है, तो ऐसी स्थिति में कोई एक ऐसा सदस्य है जो बिना कोई इंफॉर्मेशन दिए गायब है, 60 दिनों तक वो नहीं आता, उसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको पद से भी हटाया जाता है। तो इस प्रकार ये संख्यात्मक बातें हुई। अब अंतिम बात ये विपक्ष हेतु भी जो ये 1/10 की बात बताना चाह रही हूँ कि ये जो 1/10, तो इसको भी जो सीट है तो वह 55, ये जैसे ये 545 है ना, 55 लोगों का रहना उपस्थित जरूरी है। उसी प्रकार जब हम देखते हैं कि सदन में एक पक्ष यानी सरकार होती है और दूसरा विपक्ष होता है, सभी को विपक्ष नहीं कहा जाता, केवल उसी को विपक्ष कहा जाता है जो 1/10 यानी कम से कम 55 सीट प्राप्त करके वहां उपस्थित हो। फिर उनके नेता को विपक्ष का नेता कहा जाता है, जिसे कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया जाता है। तो ये इस प्रकार की बातें मैंने आपको बताई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ आई होगी, और अगर आप ऐसा तैयार करके लिखोगे तो बहुत अच्छे अंक प्राप्त करोगे। परीक्षाओं के लिए आपको अभी से ऑल द बेस्ट, और तैयारी करते रहो। आगे फिर हम कुछ नया पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।